हेलो स्टूडेंट्स। मैं आदित्य कुमार गौतम आईआईटी कानपुर से आपका वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा रिलेशन और फंक्शन के ऊपर। कल हमने सेट्स के बारे में जाना था, सेट्स की कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सेट्स, और सेट्स तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन क्या होता है, अब रिलेशन को जानने से पहले, उसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हम जानेंगे दो बातें। कौन सी दो बातें जानेंगे? पहली बात जानेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। दूसरी बात जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है चलिए जानते हैं। जैसा कि ये नाम है ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का क्या मतलब होता है बच्चों? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ऑर्डर का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। तो यहाँ पे ये जो जोड़े होंगे हमें किसी ना किसी एक क्रम में दिए हुए होंगे, हम एक क्रम को फॉलो करते हैं। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखेंगे कि जैसा कि हमारे पास सेट होते थे। सेट में क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए कॉमा बी, ठीक है। हमें पता है ये इक्वल होगा बी कॉमा ए के, क्योंकि सेट में क्या होता है हम एलिमेंट्स लिखते हैं, हमें मतलब नहीं है कि कौन सा एलिमेंट पहले है कौन सा एलिमेंट बाद में है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका पहले हम ए लिख रहे हैं फिर बी लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले हम बी लिख रहे हैं फिर ए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसा कि ये नाम है, यहाँ पे ऑर्डर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। वो कैसे है? जैसे कि सेट में हम कर्ली ब्रैकेट से एलिमेंट को डिनोट करते थे, ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे, हम राउंड ब्रैकेट से एलिमेंट को दिखाएंगे, जोड़ों को दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला एलिमेंट कॉमा से पहले आता है, दूसरा एलिमेंट कॉमा के बाद आता है। तो ये जो है हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ए कॉमा बी हमारा एक ऑर्डर पेयर है। तो क्या बोलते हैं कि ए कॉमा बी हमारा एक ऑर्डर पेयर है। तो अब अगर हम कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ले, मान लीजिए हमने दूसरा ऑर्डर पेयर लिया बी कॉमा ए, ठीक है। अब जो बी कॉमा ए रहेगा, ठीक है, आप थोड़ा सोचिए कि बी कॉमा ए जो रहेगा, बी कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर रहेगा, क्या वो इस वाले के इक्वल रहेगा? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हमने जो कॉमा से पहली जो पोजीशन है उसमें ए लिखा है इस वाले पेयर में, और इसमें बी लिखा है। जबकि ऑर्डर्ड पेयर में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हम पहले पोजीशन पे जो पहला एलिमेंट है वही लिखे, दूसरी पोजीशन पे दूसरा जो एलिमेंट है वही लिखे। तो ये इक्वल नहीं हो सकता। इसको इक्वल होने के लिए सिर्फ यही होना चाहिए कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यहाँ पे दिया है कि पहला एलिमेंट हमारा A1 है, दूसरा एलिमेंट हमारा B1 है, और हम बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है A2 कॉमा B2 वाले ऑर्डर्ड पेयर से। वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब ये वाला एलिमेंट A1 एलिमेंट जो है वो A2 के इक्वल हो, A1 जो है A2 के इक्वल हो, प्लस B1 जो है B2 के इक्वल हो, ठीक है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है, इसलिए इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये सब क्लियर हो चुका है तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो कोई सेट है ए और बी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। मान लीजिए पहला ए है ए, दूसरा है बी। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो वो एक ऐसा सेट होगा, और इस सेट में क्या होगा, ये ऐसा कलेक्शन होगा, और ये कलेक्शन होगा किसका? ये कलेक्शन होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसमें कि ये जो पहला एलिमेंट है
वो आएगा हमारे ए सेट से, मतलब ये वाले पहले सेट से, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो आएगा हमारे बी वाले सेट से, दूसरे वाले सेट से। ठीक है, अगर एग्जांपल लें, अगर ए मेरा 1 2 है और बी मेरा ए बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी मेरा डेफिनेशन जो बोलती है वो होगा कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, और उन ऑर्डर्ड पेयर में जोड़े होंगे। अब उन जोड़ों में पहला एलिमेंट कहां से आएगा? मेरा ए सेट से आएगा, जो कि 1 हो सकता है, ठीक है, जो कि 2 हो सकता है। ठीक है, अब 1 के साथ दूसरे पोजीशन पे क्या आना चाहिए? बी के एलिमेंट आने चाहिए, जो कि क्या है? एक में ए है, एक में बी है। अब 2 के साथ भी सेम केसेस बनेंगे, जिसमें ए आना चाहिए, जिसमें बी आना चाहिए। क्या इनके अलावा और कोई ऑप्शन आप सोच सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डेफिनेशन ने बोला यही है कि हमारा पहला एलिमेंट जो होगा, वो सेट ए से आएगा। तो हमने पहले से ही सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, 1 लिख दिया है, 2 भी लिख दिया है। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा? वो बी से आएगा, ए और बी। तो हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी हमने लिख दी है। ठीक है, अगर ये चीज अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको सब क्लियर है तो हम चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं और ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ शब्द। ठीक है, और अच्छे से जानते हैं, आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू। अब हमारे पास दिया है एक सेट है M, जिसके एलिमेंट्स क्या है? बैग और पेन। दूसरा सेट है N, जिसके एलिमेंट्स क्या है? पेंसिल, पेपर और पेन। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये जो X सेट है, X कैसा सेट है? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ठीक है, ये जो X सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, पहला एलिमेंट्स क्या है? बैकपैक कॉमा पेंसिल, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है? पेपर कॉमा बैग। क्या X सबसेट है M क्रॉस N का? यहां पर ये क्या है? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किस किस एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है? M और N का। अब हमसे पूछा गया है कि X M और N का सबसेट होगा, तो आइए जानते हैं। अब X M और N का सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? X के एलिमेंट कैसे दिखेंगे? X के अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो X के एलिमेंट M, N ऑर्डर पेयर जैसे दिखेंगे, जहां पर M कैपिटल M से आएगा और स्मॉल n कहां से आएगा बच्चों? कैपिटल N से आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो पहला ऑर्डर पेयर देखें जिसमें बैकपैक लिखा हुआ है और दूसरे में पेंसिल लिखा हुआ है। तो हमें पता है बैकपैक, क्या बैकपैक इसका एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है, तो हम इसी ऑप्शन से बोल सकते हैं कि X जो है हमारा सबसेट नहीं है। अगर आप दूसरा ऑप्शन भी देखना चाहें, जैसे कि ये वाला ऑर्डर पेयर देखना चाहें, इसमें पहले पेपर दिया हुआ है जो कि N का एलिमेंट है, और फिर बाद में बैग दिया हुआ है जो कि M का एलिमेंट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पहले M का एलिमेंट चाहिए, बाद में N का चाहिए। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ गया है, यहाँ पर पहले N का एलिमेंट दिया गया है, फिर बाद में M का एलिमेंट दिया गया है। तो ये हम बता सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि X सबसेट नहीं है M कार्टेशियन प्रोडक्ट N का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हमने ये 2 बातें जानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं 2 सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब बात आती है रिलेशन को जानने की। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन को जानने से पहले
हमको ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, हमारे पास दो सेट होंगे जिसका एक कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी पे, हम उसको डिनोट करते हैं। एक कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी पे, तो ये जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट दिए गए होंगे, एक ए और बी, और उनपे एक रिलेशन होगा ए से बी पे, जो कि कैसा होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लें, अगर मैं ए सेट ले लूं 1 2 और बी कोई सेट ले लूं ए कॉमा बी, तो कोई भी ये कह सकता है कि मेरा आर जो रिलेशन है वो ए से बी पे है, और वो कैसा है, मान लीजिए हमको दिया गया है 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी। तो क्या ये रिलेशन है? डेफिनेशन बोलती है हाँ, ये एक रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो रिलेशन है वो ए से बी पे दिया गया है, और ये जो आर है वो एक सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। और आगे अब रिलेशन में कुछ टर्म्स हैं जो कि ध्यान रहनी चाहिए। वो टर्म्स क्या है? एक है डोमेन, एक है रेंज, एक है कोडोमेन। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में एक एग्जांपल देखा था रिलेशन का, जो कि क्या था, 1 कोमा ए 2 कोमा बी, और हमारा ए था 1 कोमा 2 और बी था ए कोमा बी। ठीक है, तो ये जब भी हमें रिलेशन दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर्स में दो पोजीशन होती है, एक कॉमा से पहले, एक कॉमा के बाद वाली। तो जो कॉमा से पहले वाली एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको डोमेन ऑफ द रिलेशन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जब हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे अगर मेरे से मैं बोलूं कि ये जो आर दिया गया है इसकी डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन है 1 कोमा 2, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के। ठीक है, अब आते हैं रेंज पे। रेंज क्या होती है? बहुत सिंपल है। रेंज होती है जो भी सेकंड एलिमेंट होता है एक ऑर्डर पेयर में, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज होगी ए कॉमा बी। ठीक है, अब आती है बात कोडोमेन की। अब कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है हमारा द होल सेट बी। तो यहाँ पे ये जो सेट होगा बी वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन में आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि रेंज होता है ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं, उनके कलेक्शन का सेट हम बोलते हैं रेंज। और कोडोमेन होता है जो हमारे पास जो दो सेट दे रखे होते हैं ए और बी, और जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए बी, तो ये जो दूसरा सेट होता है उस सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हम रेंज होगी, रेंज वो हमेशा क्या होगी, वो सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का। ठीक है, वो हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन का। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करूंगा। अगर आपको सब क्लियर हो चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि और प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं रिलेशन पे। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम के जरिए जानेंगे कि
डोमेन और रेंज को और बेहतर कैसे समझ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एक सेट दिया गया है A 1 3 5 7 और B दिया गया है 6, 8। तो जो हमारा रिलेशन है वो A से B पर दिया गया है। तो जब भी हमारे पास ये जो होता है A, B रिलेशन का एक एलिमेंट होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखते हैं और वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है A रिलेटेड टू B, जिसका मतलब है A, B। ठीक है, इसका और इसका मतलब एक ही है। तो हमको बताया गया है कि रिलेशन जो सेट है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है कि A रिलेट करेगा B से। कैसे करेगा, मतलब हम A, B का जो कलेक्शन है वो कैसे जानेंगे। तो हमसे बोला गया है कि A जो होना चाहिए वो B से बड़ा होना चाहिए। ये जो A एलिमेंट है वो A सेट से आएगा और ये जो B एलिमेंट है वो B सेट से आएगा। तो अब देखते हैं कि कौन से A के एलिमेंट्स हैं जो B से बड़े हैं। तो अगर आप देखें B में 6 और 8 एलिमेंट है, तो और इजीली आप जान सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 7 इकलौता एलिमेंट है A का जो कि 6 से बड़ा है, और कोई एलिमेंट A का और किसी एलिमेंट B के एलिमेंट से बड़ा नहीं है। तो हमारे पास ये मिल गया। इसका मतलब 7 इज रिलेटेड टू B। क्यों? 7 इज ग्रेटर देन 7 इज रिलेटेड टू 6, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो एक सिंगलटन सेट बनेगा जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कि होगा 7, 6। ठीक है, तो अब देखिए तो इसकी रेंज क्या होगी। रेंज जैसा कि मैंने बताया, रेंज होती है वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि सेकंड पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 6। अब डोमेन क्या होगी? डोमेन होती है वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे एक ही ऑर्डर्ड पेयर है और वो एलिमेंट 7 है, तो यहाँ पे रेंज और डोमेन दोनों ही सिंगलटन सेट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझने में कोई भी डाउट है या अनक्लियर है चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सब क्लियर है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर जब हमारे पास हमको एक ऐसा रिलेशन मिलता है जो कि ये तीनों की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जब हमारे पास इक्विवेलेंस आता है तब हम उसके बाद बात करेंगे इनवर्स रिलेशन के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनके एग्जांपल से समझते हैं कि ये अपनी डेफिनेशंस को कैसे कहना चाहते हैं। तो पहला रिलेशन आता है, पहला टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो क्या होते हैं वो? हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो मान लीजिए कि ए सेट दिया है 1, 2, 3 और बी सेट दिया है ए, बी, और मान लीजिए हमको रिलेशन भी दिया गया है। वो रिलेशन मान लीजिए कैसा है, मान लीजिए 1, 1, 1, 2 एंड 1, 1, A, 1, B एंड 2, A। ओके, ठीक है, ये एक सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कि जो हमारा एक ये जो
पॉसिबल रिलेशन है, अज्यूम कर लीजिए एक रिलेशन है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ये जो हमारा रिलेशन दे रखे होते हैं एक सेट से किसी दूसरे सेट पे, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हमारे में दिया है ए से बी पे, तो ये जो फर्स्ट सेट होता है, मतलब ये वाला जो सेट होता है, उसका अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, मतलब हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें, तो हमारे पास वो एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। इसका क्या मतलब बताया था अभी मैंने? इसका मतलब था कि x, x एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। हमें पता है ए में कौन कितने एलिमेंट्स है? 3, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको पता है कि 1, 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ने यही बोला है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो x रिलेट करना चाहिए x से, वो भी हर x के लिए, मतलब हर एलिमेंट के लिए जो कि इस सेट में है, ठीक है। तो आप देख के बताइए क्या 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है रिलेशन में? नहीं है। तो ये सेट कैसा, क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। जैसा कि अगर हम पिछला वाला रिलेशन उठा के देखें, जो कि ये था 1, a, 2, a, 1, b, तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास अगर x, y है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? a से b पर एलिमेंट्स जा रहे हैं। अगर हमारे पास a, b कोई है, मतलब ये a का एलिमेंट है और ये b का एलिमेंट है, मतलब a, b कोई एलिमेंट है। अगर यहाँ के एग्जांपल में देखें, अगर मेरे पास 1, a है, ये 1 का a का एलिमेंट है और ये b का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1, a है, तो मेरे पास ये इम्प्लाई करना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास a, 1 भी होना चाहिए। क्या मेरे पास a, 1 है? देखिए सेट में नहीं है, नहीं है। तो ये सेट कैसा नहीं है? ये सेट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर मेरा सेट मेरा रिलेशन अगर x से y पे जा रहा है और उसके एलिमेंट्स x, y हैं, अगर एक एलिमेंट भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो मेरे पास y, x भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। हमने एग्जांपल में देखा कि 1, a बिलोंग करता है, लेकिन a, 1 बिलोंग नहीं करता है। तो ये सेट कैसा नहीं है? ये सेट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आई है समझने में, तो प्लीज आप कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही सिंपल है। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन है x से y पे, और अगर x, y रिलेशन में आता है और y, z भी रिलेशन में आता है, मतलब x रिलेट करता है y से और y रिलेट करता है z से, तो इन दोनों का मतलब होना चाहिए कि मेरे पास x रिलेट करना चाहिए z से। अगर इन दोनों के होने के बाद मेरे को एक ऐसा थर्ड ऑर्डर पेयर मिले x, z वाला, x रिलेटेड टू z वाला रिलेशन वाले सेट में, तो मैं क्या बोलूंगा वैसे रिलेशन सेट को? मैं बोलूंगा ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। तो आपने सिमेट्रिक पढ़ा, आपने ट्रांजिटिव पढ़ा, ठीक है। तो कितने ही सिंपल से डेफिनेशंस थी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है।
तो आगे जानते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अगर हमें एक ऐसा सेट मिल गया जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, जिसमें सिमेट्रिक रिलेशनशिप हो और जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन वाली प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हो, तो ऐसे सेट जो कि ये तीनों चीज मानता हो, जो कि तीनों की प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, तो वह उस रिलेशन सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमने जाना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में और साथ के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। तो जैसे कि रिलेशन हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म से देखें तो ऑर्डर्ड पेयर होता है ए कॉमा बी, जिसमें से कि ए फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए सेट में से आता है, सेकंड एलिमेंट वो बी सेट में से आता है, और ए जो है हमारा किस सेट के ऊपर रिलेशन है, ए से बी के ऊपर, तो हम लिखते हैं ये। ठीक है, तो अगर हम इनवर्स रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो आर रिलेशन इनवर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर मेरा रिलेशन आर है तो उसका इनवर्स कैसे मैं लिखूंगा, आर इनवर्स आर की पावर -1। तो अब ये सेट किस से किस सेट पे जा रहा होगा, पहले हमारा रिलेशन ए से बी पे जा रहा था, तो लॉजिकली देखें तो ये बी से ए पे जाएगा। और क्योंकि जब हमने रोस्टर फॉर्म जो सेट बिल्डर फॉर्म देखी थी एक रिलेशन की, वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो बहुत ही आप इससे अंदाजा लगा के बोल सकते हैं कि जो बी होगा वो पहले आएगा, जो ए एलिमेंट होगा वो बाद में आएगा, और ए जो है हमारा ए से ही रहेगा और बी जो है हमारा बी से रहेगा। कितना सिंपल था किसी भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसकी कार्डिनैलिटी है कितनी है, P है, और दूसरा सेट है B जिसकी कार्डिनैलिटी है Q है, तो आपने जाना था R क्या होता है, R एक सबसेट हो सकता है, R एक सबसेट होता है A क्रॉस B का। अब आप गौर करिए कि A क्रॉस B क्या था, A क्रॉस B कुछ नहीं था, ये एक कलेक्शन था ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसमें से कि पहला एलिमेंट हम A से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट हम B से लेते हैं। तो अगर मान लीजिए A के पास P एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे P चॉइसेस हैं, मतलब मैं यहाँ पे P में से कोई भी एक एलिमेंट लिख सकता हूँ। सेम अगर मेरे पास B में Q एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं Q में से कोई भी एक एलिमेंट लिख सकता हूँ। तो मतलब इसके लिए मेरे पास P एलिमेंट्स है, P में से मैं कोई भी एलिमेंट लिख लूँ, इसके लिए मैं Q में से कोई भी एलिमेंट लिख लूँ, तो मेरे पास ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे मेरे पास अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास P इंटू Q जोड़े बनेंगे। हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास आया कि जो दो सेट है, दो जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B। सिंपल। अब क्योंकि रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट रहता है इसका, तो हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कैन बी, मतलब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कितने हो सकते हैं, इस सेट के हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं, तो हमने जाना था कि अगर कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स m हैं, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं पॉसिबल, उसके बन सकते हैं 2 की पावर pq। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B। ठीक है,
यहाँ तक कोई अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके डाउट को मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। अगर आपको सब समझ आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंक्शंस के बारे में। अब तक हमने सेट्स पढ़ चुके हैं, आज हमने रिलेशन पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको रिलेशन काफी अच्छे से समझ आया होगा, उसके टाइप समझ आए होंगे। अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर। तो जो फंक्शन टॉपिक होता है वो हम इन दोनों के बाद में पढ़ा। तो क्यों पढ़ा? जैसा कि आपने देखा कि रिलेशन की डेफिनेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज था, जिसमें कि सेट का यूज हो रहा था, जिसमें कि सबसेट का यूज हो रहा था, इसलिए हमने सेट के बाद रिलेशन पढ़ा। अब रिलेशन के बाद हम फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। मतलब रिलेशन पे हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं जिससे कि हमें क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है। आइए जानते हैं वो कंडीशंस क्या लगाते हैं, कब हम एक रिलेशन को कौन सी कंडीशन लगाएं जिससे कि वो फंक्शन बन जाए। तो जो रिलेशन होगा, मान लीजिए यहाँ क्योंकि हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उस रिलेशन को f से लिखेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन है f जो कि एक a सेट से एक b सेट पे है, दोनों ही नॉन एम्प्टी है। ये तो सिंपल सा रिलेशन में भी था, ठीक है। तो ये जो हम पहले से बोल रहे हैं ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा पहले से ही, ठीक है। तो रिलेशन की जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो तो फॉलो होंगी ही होंगी। अब आइए जानते हैं क्या दो वो नई चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं इसमें, ठीक है। तो पहली है कि अगर इसका मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लूं इस एलिमेंट से, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि इसका अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए बी के एलिमेंट पे। कोई भी अगर यहाँ से एक एलिमेंट उठा लूं, मेरे को मतलब नहीं है कि ये एलिमेंट कौन सा है क्या है, बस मेरे को एक रिलेशन चाहिए इसके किसी भी एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब इस चीज के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं विजुअली देखना चाहूं तो मान लीजिए ये मेरा ए सेट है जिसमें 1 और 2 आते हैं, ये मेरा बी सेट है जिसमें ए बी सी आते हैं। अब ए में से मान लीजिए ए रिलेट कर रहा है, 1 रिलेट कर रहा है ए से, ठीक है, किसी भी तरीके से कर रहा है, मान लीजिए कोई भी एक तरीका है जिससे ये रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी बी सेट के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि रिलेट कर रहा है। हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट बचा है ये तो सिर्फ खाली बैठा हुआ है, ये तो किसी के पास नहीं जा रहा। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो अब ये बात हमें समझ में आई कि फंक्शन के लिए हमको सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, जो भी उसका ये फर्स्ट सेट होगा उसमें सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए करा देते हैं। पहली कंडीशन को हमने फुलफिल करा दिया। चलो अब यहाँ देख सकते हैं कि आप 1 भी रिलेट कर रहा है, 1 को हमने रिलेट कर दिया ए से, 2 भी रिलेट कर रहा है, 2 को हमने रिलेट कर दिया बी और सी दोनों से। तो क्या ये रिलेशन है? तो इसमें पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की है। यहाँ पे आप दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी ने बोला था कि इसके सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए सेट बी के से, ठीक है, जो कि है पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ने बोला कि जो हमने रिलेट किया है, जो 1 को हमने ए से रिलेट किया है, 2 को हमने बी और सी दोनों से रिलेट किया है, तो दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि ये जो रिलेशन है, ये जो एसोसिएट कर रहा हूं मैं एलिमेंट्स को, कि जाइए 1 आप ए के पास जाइए, जाइए 2 आप बी और सी दोनों के पास जाइए। तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एक चीज को बोलना चाह रही है, वो की है यूनिक, कि जो हमारा रिलेशन होगा
जो हमारा रिलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि एक एलिमेंट जो है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 2 को अगर आप समझना चाहें तो दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि हमको 2 को इस तरीके से रिलेट करवाना है कि वो एक ही समय पे दो अलग अलग जगह रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो वही यूनिक की बात की जा रही है कि 2 जो होगा वो एक समय पे एक ही जगह पे मौजूद रह सकता है, या तो वो बी पे रहेगा या वो सी पे रहेगा। ये दोनों जगह अलग अलग हैं, बी कोई 10 किलोमीटर दूर है सी से, तो क्या दो जो है वो बी और सी पे लोकेशन पे एक ही टाइम पे एक ही जगह रह सकता है? नहीं रह सकता। तो यही दूसरी प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 जो है वो बी जगह पे भी हो एक ही वक्त में और सी की जगह पे भी हो एक ही वक्त में। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमने अगर ये जो रिलेशन था ये भी कैसा नहीं था? फंक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? कि क्योंकि 2 जो है वो बी और सी पे, बी लोकेशन और सी लोकेशन जो कि 10 किलोमीटर दूर हैं आपस में, उन दोनों ही जगह एक टाइम पे मौजूद नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये भी क्या है? फंक्शन नहीं है। अगर इसे फंक्शन होना है तो या तो ये बी में रहेगा, अब ये फंक्शन है, या तो इसको सी वाली लोकेशन पे रहना पड़ेगा, तब ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको आशा करता हूँ फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है, ये जो दो कंडीशंस हैं, वो क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की हर सक्षम आपके हर डाउट को क्लियर करने की करूंगा, पॉसिबिलिटी रखूंगा। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं। हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन से। अब जानते हैं उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। ये भी जैसे कि फंक्शन एक रिलेशन है, रिलेशन में हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सिंपल था कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड एलिमेंट क्या है? रेंज है। वही सेम कॉन्सेप्ट से हम डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन बताएंगे। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ, मान लीजिए जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी पे जा रहा है, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा जो हमारा एफ है, एफ एक रिलेशन है, इसका मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए कॉमा बी। ए जिसमें से ए कहाँ से आएगा? हमारा ए से आएगा, और बी क्या होगा हमारा? बी एलिमेंट आएगा बी से, लेकिन ठीक है, बी एलिमेंट क्या आएगा? बी से आएगा, और ये एक ठीक है। तो जो फंक्शन होगा ऐसा होगा। तो अब हमको पता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। सिंपल। लेकिन रेंज की जब बात आती है तो ये हमने बोला था वहां पे रिलेशन में कि रेंज जो होता है वो सेकंड एलिमेंट का क्या होता है? कलेक्शन होता है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है? ये जो बी है वो हमारा बी एफ ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा बी एफ ऑफ ए होगा तब हम क्या करेंगे? ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको सब समझ आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर ये एक नोट है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। वो ये नोट कहता है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक f है एक g है, और फंक्शन f का डोमेन d1 है, फंक्शन g का डोमेन d2 है, तो जब मैं दो फंक्शन को ऐड करूंगा तो उसका जब डोमेन निकल के आएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 निकल के आता है नॉर्मली। ठीक है, तो आप आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ बोला गया है कि एक फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए हमने बोला था कि
फंक्शन एक ए सेट से एक बी सेट पे जाता है, एक डोमेन होता है ये क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये होता है हमारा डोमेन, ये होता है हमारा कोडोमेन, और रेंज क्या होती है, अगर हमारे पास ए है तो उससे रिलेटेड जो एफ ए निकल के आएंगे उन सारे एलिमेंट्स का एक जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, जो कि रेंज क्या होता है, रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का एक सबसेट होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, अब हमें यहाँ फंक्शन दिया गया है तो हमें बताना है कि डोमेन क्या है। डोमेन से क्या मतलब होता है, डोमेन से मतलब होता है कि हम क्या क्या x की वैल्यू रख सकते हैं। तो देखते हैं, अगर आप सोचिए यहाँ हमें एक ऊपर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें एक डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वेल डिफाइंड रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि हमको पता है कि हम कोई भी चीज को जब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया गया है तो हम ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखें जिसमें फ्रैक्शन में एक फंक्शन दिया गया है और उसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो उसकी डोमेन बहुत इजी है फाइंड करना। कि यहाँ पे क्योंकि अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है या ये जो एक्सप्रेशन है वो कब 0 होगा, तो उन पॉइंट्स को हम रियल नंबर्स में से अगर हटा दें तो वो क्या बन जाती है, हमारी डोमेन बन जाती है। आइए सॉल्व करके जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्योंकि हमें इग्नोर करना है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0 ना हो, मतलब 0 हो, ये चीज को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस x वो कब 0 होगा, चलिए जानते हैं। तो हमें पता है, अगर मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए जो कि होगा 8, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए जो कि होता है 12। तो आप इस पर थोड़ा गौर दीजिए कि आप कोई दो नंबर ऐसे सोच सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है। बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले माइंड में आते हैं वो क्या आ सकता है, 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2। ठीक है, अब इनमें से देखिए कि कौन से नंबर हैं जो कि सम करने पे 8 आ रहे हैं, वो है ये। तो हम डायरेक्टली ज्यादा बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हैं, ये मान लीजिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड का ये एक पार्ट मान लीजिए, थोड़ा रिजल्ट्स यूज किए हैं हमने, बाकी हमने हिट एंड ट्रायल का यूज किया है। तो हमको हमारे पास आ गया कि x अगर 2 है और x अगर 6 है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो कैसा बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो वो 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम रियल नंबर में से ये दोनों एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो अगर हमने ये दोनों एलिमेंट्स हटा दिए तो हम अगर यहाँ किसी भी एक रियल नंबर को डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेल डिफाइंड नंबर आएगा। एक हमारे पास एफ एक्स एक कोई भी एक फाइनाइट नंबर होगा अगर हम x को कोई भी रियल नंबर ले लें सिवाय 2 और 6 के। ठीक है, कितना इजी था इसका डोमेन निकालना। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो सारे रियल नंबर्स में से मैंने 2 और 6 को क्या कर दिया है, मैंने हटा दिया है। ठीक है, कितना आसान था। अब जानते हैं कि दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कि रेंज कैसे फाइंड की जाती है। अभी हमने डोमेन के ऊपर क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं रेंज के ऊपर क्वेश्चन। तो रेंज क्या होता है, जब भी हमने डेफिनेशन में देखा रेंज के बारे में तो काफी
सिंपल सा फंडा है, जब भी हमको फंक्शन दे रखा हो ऐसे y इक्वल्स टू यहाँ पर x का एक्सप्रेशन दे रखा हो और हमसे फाइंड करवाई गई हो क्या रेंज, तो हम ट्राई करते हैं कि हम इस फंक्शन को x इज इक्वल्स टू यहाँ पे y का कोई एक्सप्रेशन ले आए, y का एक्सप्रेशन बना दें। ठीक है, तो वही ट्राई करते हैं कि x इक्वल्स टू सम y का कोई फ्रैक्शन बनाने की। तो सबसे पहले मैं ये जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, जो कि मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा। अब मैं जो राइट हैंड साइड पे जो x है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म ऑफ x वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास आएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, तो मेरे पास मिल गया कोई एक x इज इक्वल्स टू y का एक्सप्रेशन। तो अब जैसे कि हमने डोमेन फाइंड की थी पिछले क्वेश्चन में, अब सेम अप्रोच से हम क्या फाइंड करेंगे, इसके लिए डोमेन फाइंड करेंगे। इसके लिए अगर ये इसी की डोमेन अगर हमने फाइंड कर ली तो वो क्या होगी, हमारी इस क्वेश्चन के लिए रेंज होगी। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमको पता है कि y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि हमको पता है कि रूट के अंदर की कोई भी चीज होती है वो हमेशा या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे रूट में 1 माइनस 4y स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला तो y 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर y 0 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है। अब यहाँ पे 1 माइनस 4y स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिसको मैं आगे 1/4 ये लिख सकता हूँ। अगर मैं रूट अप्लाई करूँ या अगर आप देखना चाहें कि y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 है, अब ये कब कब हो सकता है y स्क्वायर 1/4, तो बहुत ही सिंपल है कि अगर ये जैसे ही मैं मॉडुलस रूट लगाऊंगा तो यहाँ मॉडुलस लग जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ में, जो कि मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/2 से। ठीक है, तो हमने इसको देखा कि y 0 नहीं हो सकता, हमने इसको देखा कि y 0 है, यहाँ पे 0 बिलोंग कर रहा है। तो हम अभी और जानेंगे कि एक्चुअली में y इक्वल्स टू 0 बन सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो वो कैसे जानेंगे, वो हम जो हमारा एक्चुअल जो गिवन फंक्शन दे रखा है, जो एक्चुअल में फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम उसकी जगह y की जगह 0 रख दें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 आएगा। तो हमें पता है कि हम x 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। x 0 लेने में यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जब भी x 0 होगा तो y भी 0 आएगा ही आएगा। इसका मतलब y क्या है, रेंज का ही एक एलिमेंट है। तो हम बोलेंगे कि y 0 एलिमेंट जो है वो भी क्या है, एक रेंज का ही एलिमेंट है। तो हमने बोल दिया कि जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो क्लोज्ड इंटरवल होगी -1/2 से 1/2। ठीक है, सिंपल। तो जैसा कि यहाँ पे है सिंपल, तो अब जानते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन होता है, इसको हम समझते हैं एक मशीन के थ्रू के फंक्शन को, एक मशीन के थ्रू समझिए 1 1 फंक्शन को, कि हमारे पास एक मशीन है, मान लीजिए जूसर है।
ठीक है, जो कि जूस निकालता है। और इसमें एक पाइप है जिसमें फ्रूट्स जाते हैं और एक आउटपुट है जिससे कि जूस बाहर निकलता है। तो अगर मेरे पास एप्पल है, अगर मेरे पास बनाना है, अगर मेरे पास लीची है, अगर मैंने इसमें एप्पल डाला तो क्या मेरा आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियस है कि एप्पल का जूस आएगा। बनाना डालूंगा तो बनाना का निकल के आएगा, लीची का तो लीची का। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि मैंने एप्पल डाला और वो मैंगो का जूस या मैंगो शेक निकल के आया? नहीं ना। तो यही लॉजिक 1-1 फंक्शन में होता है कि अगर मेरे पास ए और बी सेट है और इस पे फंक्शन डिफाइन है एफ और इसके एलिमेंट है 1 2 और इसके हैं ए बी सी, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन कहता है कि अगर 1 रिलेट कर रहा है ए से और जो है 2 रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? ये भी कैसे कर रहा है? ए से। तो ये फंक्शन है, फंक्शन की तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज थी? पहली थी कि ए के कोई भी एलिमेंट हो वो किसी ना किसी बी के एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। कर रहा है, दोनों ए एलिमेंट से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो पहली हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जो एक एलिमेंट है वो एक बार में एक लोकेशन पे होना चाहिए। मतलब यहाँ हम देख सकते कि ये भी यूनिक वाली जो प्रॉपर्टी थी वो भी होल्ड हो रही है। यहाँ पर 1 क्या है, वो किस लोकेशन पे बोल सकते हैं? ए पे है। 2 क्या है, वो भी ए पे है। ऐसा नहीं है ना कि 1 ए पे भी है किसी और लोकेशन पे भी है साथ के साथ, नहीं है। तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? होल्ड हो रही है। तो ये एक फंक्शन है। अब देखते हैं क्या ये 1-1 फंक्शन है। तो हमने देखा कि हमने एफ मशीन में जो जूस वाली मशीन है इसमें हमने 1 डाला तो हमारे पास क्या निकल के आया? ए निकल के आया। हमने 2 डाला तो क्या निकल के आया? तब भी ए निकल के आ रहा है। लेकिन हम जो जूस वाला कॉन्सेप्ट था कि हम 1 डालेंगे तो कुछ निकल के आएगा, 2 डालेंगे तो और कुछ निकल के आना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों एलिमेंट डाल रहे हैं इनपुट के तौर पे मशीन में, तो हमारे पास ए ही निकल के आ रहा है। तो ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है। इसे 1-1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो भी कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। या तो बी होना चाहिए तब ये 1-1 है, या सी होना चाहिए तब ये कैसा फंक्शन रहेगा? 1-1 रहेगा। अब मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट है ए से, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, और हमको ये पता है कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 है। जैसे हमने पहले एग्जांपल पे देखा था कि ये दोनों इक्वल थे, मतलब f ऑफ 1 a है और यही f ऑफ 2 है। मतलब f ऑफ 1 देने पे मेरे को a मिल रहा है, f ऑफ 2 देने पे भी मेरे को a ही मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो उसके बाद जो मेरे को मिलना चाहिए वो a1 इक्वल टू a2 मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 1-1 होता तो कैसा होता? ये इंप्लाई करता कि 1 जो है वो इक्वल होता 2 से। क्या ऐसा है? यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए क्या है, मैथमेटिकली हम ऐसे देखते हैं और डायग्राम से देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और समझने के लिए आप जूस वाला एग्जांपल याद रख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वाला जो 1-1 फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये जो एग्जांपल है, आपको समझ में आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट मैं क्लियर कर पाऊं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन की ओर। तो ऑन टू फंक्शन को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, फिर मैं डेफिनेशन से बताऊंगा कि ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, जिसपे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। 1 2 ए बी सी मान लीजिए एक फंक्शन है। तो हमें पता है 1-1 है, जैसा कि अभी हमने देखा। 1-1 के लिए एक इनपुट एक ही आउटपुट दे और दूसरा इनपुट दूसरा अलग कोई और आउटपुट दे, सेम आउटपुट ना दे, जूस वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन टू के लिए होता है कि ये जो
बी वाला सेट है, ऑन टू के लिए हम बी वाले सेट पे फोकस रखते हैं। कैसा फोकस रखते हैं कि ये जो बी का जो सेट है इसमें कोई भी अगर मैं एलिमेंट लूं, ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट लूं वो किसी ना किसी ए के एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो ए तो रिलेट कर रहा है 1 से, बी रिलेट कर रहा है 2 से, लेकिन सी का क्या, सी का हम देख सकते हैं कि कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन तो है नहीं। अब इसे ऑन टू कैसे बनाया जा सकता है? अब ऑन टू के लिए जैसा कि मैंने बताया कि बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। लेकिन अगर बी को रिलेट करना चाहूँ 2 से, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं मानेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी एक एलिमेंट एक ही बार में 2 जगह प्रेजेंट नहीं रह सकता है। वो जो यूनिकनेस, वो जो सेकंड पॉइंट था यूनिक वाला, कि एक एलिमेंट एक ही आउटपुट देगा, कभी भी 2 जगह पे एक ही साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो सी जो बी का एलिमेंट है वो ना तो मैं 1 से कनेक्ट कर सकता उसे, ना ही 2 से कनेक्ट कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं सी को हटा दूं, तब मेरा ये जो सेट, ये जो रिलेशन बनेगा जिसमें 2 सेट हैं ए और बी, और दोनों सेट में कितने कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं, तब मैं बोल दूंगा ये कैसा सेट है, ऑन टू सेट है। ऑन टू क्यों हो गया? अब क्योंकि बी सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका मुझे कोई कनेक्शन ना मिले, कोई भी कनेक्शन एलिमेंट ना मिले ए में, ठीक है। तो ये कैसा है, एक ऑन टू फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसका आप दूसरा भी नाम होता है जो कि है सरजेक्टिव। 1 जो हमने अभी फंक्शन पढ़ा उसका भी दूसरा नाम होता है जो कि होता है इंजेक्टिव, ठीक है। तो जो ऑन टू फंक्शन होता है, पहला तो फंक्शन हमारा ए से बी पे जाना चाहिए। अब अगर वो ऑन टू है, इसका मतलब है अगर मैं कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, कोडोमेन मतलब ये जो बी वाला सेट है, कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, तो वो क्या, हमें क्या मिलना चाहिए, उसकी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। प्री इमेज का मतलब कि ए किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब किससे कनेक्टेड है, किससे एसोसिएटेड है, 1 से एसोसिएटेड है, तो हम इसको बोलते हैं 1 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। ओके, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज द इमेज। यहाँ पे इमेज तो ये है, A1 इज प्री इमेज ऑफ ए। अगर दूसरे वर्ड्स में देखें, A इज एन इमेज ऑफ 1। ओके, तो ये वर्ड्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनमें कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अगर हम 1 की तरफ से देखें तो 1 क्या है, ए का प्री इमेज है। अगर हम ए की तरफ से देखें तो ए क्या है, 1 का इमेज है, इमेज। ओके, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, मतलब ये वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं, और ये वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, प्री इमेजेस कहलाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कोडोमेन का एग्जांपल। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये जो एग्जांपल्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टर्म में कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की हर संभव पॉसिबल करूँगा कि आपका कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास 2 फंक्शन होने चाहिए। एक फंक्शन है एफ, ए से बी पे, और दूसरा एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जो कि ये जो हमारा पहला फंक्शन था एफ, जिसका ये कोडोमेन है, कोडोमेन, ठीक है। ये जो कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करने से पहले इन 2 बातों का
खासकर ध्यान रखा जाना चाहिए कि दो फंक्शन होने चाहिए। अगर हमारा एक फंक्शन x से y पे है तो हमारा दूसरा फंक्शन कहाँ से होना चाहिए, y से किसी भी एक सेट पे होना चाहिए। मान लीजिए सेट, जैसे यहाँ पे c दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। मेन जो हमें फर्क पड़ेगा वो इस चीज से पड़ेगा कि पहले फंक्शन का जो कोडोमेन है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे फंक्शन के डोमेन से। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम, पहला तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, एफ जी एंड एफ। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है? गॉफ अगर लिखते हैं, इसको हम गॉफ बोलते हैं, तो ये डिफाइन है क्योंकि एफ ए से बी में जा रहा है। तो पहले हम एफ वाला देखेंगे, एफ ए से बी पे गया, फिर दूसरा फंक्शन है बी से सी पे जा रहा है तो फिर बी से सी पे गया। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि गॉफ कहाँ से कहाँ गया, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ कहाँ से कहाँ गया, ए से सी पे गया। ऐसे ही अगर एफ ऑफ जी लिखा होगा तो जी पहले बी से सी पे जाएगा, ठीक है, लेकिन सी से ए पे तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? जैसे कि अभी बताया कि अगर कंपोजिशन ले रहे हैं तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो फर्स्ट फंक्शन होगा, इसका डोमेन बराबर होना चाहिए इस वाले फंक्शन के, सॉरी, इसका जो कोडोमेन है जी वाले का, यहाँ पे जो कोडोमेन है वो इक्वल होना चाहिए एफ वाले के डोमेन से, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आप खासकर ध्यान रखिएगा कि कंपोजिशन करते वक्त डोमेन और कोडोमेन, जिसका अगर आप जी ऑफ एफ कर रहे हैं तो इसका जो कोडोमेन है वो इक्वल होना चाहिए जी के डोमेन से, तभी हम कंपोजिशन कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कंपोजिशन दिया हुआ है, ये ए से सी पे है, तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है? हम लिखते ऐसे हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है जी ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आप अच्छे से समझेंगे कि अगर मेरा जी एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स 2x दिया हुआ है, और मान के चलिए कि इसके मैंने ये रियल नंबर से रियल नंबर पे ही डिफाइन किए हुए हैं दोनों ही फंक्शन। ठीक है, तो मैं g ऑफ f कर सकता हूं क्योंकि f की जो कोडोमेन है, मतलब f की जो कोडोमेन है वो g की डोमेन है। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो अब ये डेफिनेशन से बोला गया है कि g ऑफ एफ एक्स है। कितना इजी है इसको समझने के एग्जांपल से, कि क्योंकि अब मेरे को पता है एफ एक्स क्या है, वो 2x है। अब जी एक्स क्या था, मेरा x था, मतलब यहाँ पे मैं x यूज कर रहा था तो यहाँ x आ रहा था। तो अब अगर मैं यहाँ 2x यूज करूंगा तो जहां भी मेरा वेरिएबल x होगा वहां मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल 2x लिख दूंगा। तो g ऑफ f मेरा क्या निकल के आया, 2x निकल के आया। ऐसे ही आप f ऑफ g निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, f ऑफ gx होगा, और gx क्या है, वो x है, और fx क्या है आपको पता ही है, वो है 2x। तो f ऑफ g और g ऑफ f क्या आए हैं, दोनों ही 2x आए हैं। ठीक है, ये इन जनरली ट्रू नहीं होता कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू f ऑफ g और g ऑफ f को। तो एक मैं कर देता हूं, दूसरा आप एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाला फाइंड करिए। f ऑफ g मैं करता हूं, तो f ऑफ g का मतलब है f ऑफ gx, और gx का क्या फंक्शन दे रखा है, वो 2x माइनस 3 दे रखा है, और fx हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है। तो जहां भी x है वहां पर मैं
2x माइनस 3 को रिप्लेस कर दूंगा, मतलब x को मैं 2x माइनस 3 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3x था, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1। तो ये जो है मेरा क्या है, ये है f ऑफ g, है ना कितना सिंपल। ऐसे ही आप g ऑफ f निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आइए साथ दोनों मिलके साथ साथ करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है निकालने में तो आप वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो इसका मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब जहां भी मेरे gx मेरे पास 2x माइनस 3 है, अब जहां भी मेरे पास gx में x है वहां मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, जो कि क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, ये क्या आया, ये आया g ऑफ f का। सिंपल। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को। तो जैसे कि हमने इनवर्स रिलेशन जाना था, उसी तरीके से इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स होने के लिए फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और उसको ऑन टू होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास दो सेट है a और b और एक फंक्शन डिफाइन है और सेट में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं और इसके 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये या तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं इसको फंक्शन बनाने की तो ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन जब आप थर्ड एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे या तो आपको बी के साथ करना पड़ेगा या आपको ए के साथ करना पड़ेगा। उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो 1 1 होने के लिए हम थर्ड एलिमेंट लाएंगे। तो अब देखिए ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, ऑन टू कैसे है, ऑन टू ऐसे है कि ये जो बी का जो सेट है, ये जो कोडोमेन का जो सेट है, उसका अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं, वो एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट करता है ए के। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी डी होते, तो क्या अब मैं इसका इनवर्स फाइंड कर सकता था, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के लिए ऑन टू होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, ये जो बी सेट है इसका ये जो डी एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट से ए के एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो इनवर्स भी नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इनवर्स के लिए ऑन टू होना चाहिए, इनवर्स के लिए 1 1 भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए, तब हमारे पास एक फंक्शन निकल के आएगा। मतलब हम ढूंढ सकते हैं और वो फंक्शन कैसा होगा, हमारे पास एक यूनिक फंक्शन आता है जो कि मान लीजिए g है और वो g फंक्शन कहाँ से होगा, जैसे f a से b में रहता है तो जो इनवर्स फंक्शन होगा g वो b से a में होगा। और वो कैसा होगा, अगर हमारे पास fx कोई y एलिमेंट आ रहा है तो ये जो g फंक्शन है वो क्या देगा, g ऑफ y हमको बाद में x देगा। सिंपल। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। तो अब अगर इसकी रोस्टर फॉर्म देखें या इसका हम g को आप f इनवर्स से भी, जैसा कि नाम है इनवर्स फंक्शन, तो आप f इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट होगा fx, दूसरा एलिमेंट होगा x। ठीक है,
प्लस एक कंडीशन होगी कि एक्स एफ एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, कौन से रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, एफ जो रिलेशन डिफाइन है हमारा ए से बी पे। ठीक है, तो ये था हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन। अगर इसमें कुछ इशू है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कि कब निकाला जा सकता है। जैसा कि यहाँ दो कंडीशंस पहले ही बता चुका हूँ कि इनवर्स ऑफ फंक्शन जब 1 1 हो, हमारा फंक्शन जब ऑन टू हो, ये दोनों हो, तब हमारे पास एक यूनिक फंक्शन मिल सकता है जो कि इनवर्स होगा। अब इनवर्स फंक्शन कैसी चीज कैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो दिखाता है कि वो जो फंक्शन होगा वो b से a पे होगा, प्लस अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, अगर यहाँ देखें, अगर यही मेरा फंक्शन f है, अगर मैं इसका f इनवर्स निकालना चाहूँ मान लीजिए, तो f इनवर्स जो होगा सबसे पहला तो वो b से a पर होगा। ये है हमारा f इनवर्स। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं c, ये c, 3। क्यों है, क्योंकि f ऑफ 3 क्या है, c है। तो हमने देखा था f ऑफ 3 जो कि क्या है, c है, तो हमने यहाँ फर्स्ट एलिमेंट c लिखा, सेकेंड एलिमेंट x लिखा, मतलब 3 लिखा। देखिए, तो डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि पहले हम b के एलिमेंट्स को लिखेंगे, मतलब इसका जो डोमेन होगा, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो b के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, b a। ठीक है, अब c किससे एसोसिएट करता है, किससे रिलेट करता है, 3 से करता है, और किसी से कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन कैसा फंक्शन था हमारा, 1 1 फंक्शन था। तो 1 1 फंक्शन ने हमको क्या दिया कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा, तो c 3 के साथ करेगा। और जैसा कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, c 3 से रिलेट कर रहा है, b 2 से रिलेट कर रहा है, तो हमने b 2 लिखा, a 1 से रिलेट कर रहा है, तो हमने a 1 लिखा। तो ये जो पूरा एक सेट निकल के आया, ये कैसा सेट निकल के आया, ये हमारा है f इनवर्स। ठीक है, तो f इनवर्स हमारा 1 1 जब कोई फंक्शन होगा ऑन टू, जब कोई होगा सिर्फ और सिर्फ तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये भी कैसा है, एक फंक्शन ही निकल के आया है हमारे पास। मतलब अगर हमारे पास एक f फंक्शन है, तो जो इनवर्स हमने इस तरीके से निकाला है या डिफाइन किया है, वो भी क्या है, एक फंक्शन है, एक रिलेशन है। ठीक है, और ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है, जैसा हमारा f एक सबसेट होता है a क्रॉस b का, ये हमारा सबसेट होगा b क्रॉस a का। ठीक है, तो ये था इनवर्स के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई भी इशू है या कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे कि मैं जान पाऊं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ मैं और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से आपको और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मेरे को कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं कि आपको कोई डाउट है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ या मैं ये होप करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने कुछ एक रिमार्क लिखा हुआ है, जो रिमार्क कहता है कि अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए f और g दो फंक्शन दिए हुए हैं, अगर किसी ने बोला है आपसे कि ये दोनों फंक्शन, f एक फंक्शन है और g क्या है, इनवर्स फंक्शन है f का, तो आप उस केस में कैसे बता सकते हैं या कैसे वेरीफाई कर सकते हैं बिना लेंदी प्रोसेस के कि ये दोनों इनवर्स हैं कि नहीं हैं। सिंपल सा है कि अगर आप f कंपोजिशन g करें या g कंपोजिशन f करें, तो आपके पास आंसर x आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ये
छोटी सी ट्रिक होती है कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, अगर उन्हें बताना है कि ये दोनों इन्वर्स हैं कि नहीं है, तो हम कंपोजिशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आगे मैंने कुछ आपके लिए 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाली, बहुत ही इजी है। आई होप कि आप वो कर पाएँ। अगर उन्हें करने में कोई भी दिक्कत हो आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो और हम आपकी सारी क्वेरी, उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कि डोमेन और रेंज फाइंड कराई गई है, जिसका फंक्शन हमें ये दिया है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सिंपली सबसे पहली अप्रोच मैंने बताई थी कि यहाँ जैसा कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले कि ये एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो कहाँ है। जैसे ही हमें पता चलेगा कि इन पॉइंट्स पे ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स रियल नंबर में से हटा देंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम भी बहुत ईजी है। कैसे कि जब भी हमें रूट में फंक्शन दे रखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसके अंदर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 2 फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि मैंने इसको मान लीजिए f1 फंक्शन, इसको मान लीजिए f2 फंक्शन। तो ये कैपिटल, ये जो f फंक्शन है स्मॉल, ये क्या है, f1 प्लस f2 है। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको एक नोट लिखवाया था, जब मेरे पास 2 फंक्शन दे रखे हों, अगर उनका सम हो रहा है और उनकी डोमेन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी f1 की डोमेन निकालूंगा, f2 की डोमेन निकालूंगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो इनकी डोमेन कैसी निकाली जा सकती है कि ये जो एक्सप्रेशन है दोनों, इनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करिए, जो भी x की वैल्यूज आए उनका इंटरसेक्शन लीजिए और आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये है आज के हमारे सेशन का जो 2 प्रॉब्लम है वो। आई होप आप इन्हें ट्राई करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलें, आप कमेंट करेंगे और पूछेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो। तो थैंक यू, आप इस लेक्चर में साथ रहे। तो आई होप कि आप ये दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू।